हेलो एवरीवन, आप सभी का संहिताज एकेडमी में स्वागत है। और जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि जो सीटेड साइंस पेपर 2 की प्रोबेबल आंसर की है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो एग्ज़ाम है ये 7 जुलाई 2024 को हुई थी। तो यहाँ पर मैं इन डिटेल एक एनालिसिस करने वाली हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो सीटेड साइंस पेपर 2 होता है वहाँ पर जो साइंस वाला पार्ट होता है वहाँ से आपको इस साल का जो एग्ज़ाम था वहाँ पे साइंस पेडागोजी से 10 क्वेश्चंस दिए गए थे, जो कि ऐसा ही होता है। और जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री थे यहाँ से 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे और एक जो क्वेश्चन था वो कॉमन था, मतलब वहाँ पर बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट भी था और जो केमिस्ट्री है उसका कॉन्सेप्ट भी था। और 7 क्वेश्चंस जो है वो फिजिक्स से पूछे गए थे। तो इससे हमें क्या पता चल जा रहा है कि जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स है यहाँ से लगभग इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए, मतलब तीनों ही जो ब्रांचेस है साइंस के वहाँ पर क्या है, इक्वल वेटेज दी गई है। तो अगर हम अभी क्वेश्चन पेपर को देखें और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 61 जो है यहाँ पर, जो कि साइंस पेडागोजी से ये क्वेश्चन पूछी गई है। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है डिस्कशन ऑन सोशियो साइंटिफिक इशूज इन क्लास हेल्प्स इन। सो क्लासरूम में अगर हम सोशियो साइंटिफिक इशूज़ को डिस्कस करते हैं तो उससे किसमें मदद मिलती है। तो देखिए, जो सोशियो साइंटिफिक इश्यूज़ है जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया, ये एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक है जिसके ऊपर जब कोई भी टीचर डिस्कस कर रहा हो तो यहाँ पर ये क्या है, ये सोशियो साइंटिफिक इश्यूज़ है। सो इस टाइप के इश्यूज़ को अगर हम क्लासरूम में डिस्कस करते हैं तो क्या क्या चीज़ों में मदद मिलती है। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है ए, डेवलपिंग आर्ग्यूमेंटेटिव स्किल्स इन लर्नर्स। तो ये बात तो सही है कि बच्चों में जो आर्ग्यूमेंटेटिव स्किल्स है, मतलब वो तर्क देकर अपने पॉइंट को डिफेंड करे, अपने पॉइंट को प्रूव करे, तो आर्ग्यूमेंटेटिव स्किल्स लर्नर में डेवलप होती है। तो ये बात तो सही है, ठीक है। डेवलपिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स ऑन एन इशू। तो ये जो क्लाइमेट चेंज है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये एक इशू है। अब इस पर जब आप क्लासरूम में चर्चा करेंगे तो कोई एक बच्चा बोलेगा कि ये तो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हो रहा है, कोई दूसरा बच्चा बोलेगा ये एयर पोल्यूशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो जो लर्नर्स यहाँ पर अपने पर्सपेक्टिव्स रख रहे हैं वो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स हैं, और ऐसा नहीं है कि किसी एक की पर्सपेक्टिव सही है दूसरे की गलत है। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि जैसे हम ग्लोबल वार्मिंग इशू पे डिस्कशन कर रहे हैं तो यहाँ पर बच्चों से हमको जो अलग अलग जो उनके आंसर्स हमको मिल रहे हैं तो इससे हमको अलग अलग पर्सपेक्टिव्स का पता चल रहा है। तो इससे क्या होता है कि जो मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स होती है लर्नर्स में वो भी डेवलप करती है। एनकरेजिंग सिटीजन साइंस एक्टिविटीज़। तो हाँ, हम इस देश के नागरिक हैं तो सिटीजन साइंस एक्टिविटीज़ को भी ये इनकरेज कर रहा है। और डी में कहा जा रहा है एप्रिशिएटिंग द रोल ऑफ सोसाइटी इन डेवलपमेंट ऑफ साइंस। तो सोसाइटी का क्या रोल है साइंस के डेवलपमेंट में उसको भी अप्रिशिएट करने के लिए मतलब इसमें मदद मिलती है। तो देखिए, ये वाला जो साइंस पेडागोजी का क्वेश्चन है यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि यहाँ पर चारों ही जो स्टेटमेंट दी गई है चारों ही मुझे लग रहा है कि इसमें हेल्प मिलता है जब हम सोशियो साइंटिफिक इश्यूज़ को क्लासरूम में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से देखिए कि ABC भी दिया हुआ है और BCD भी दिया हुआ है, ठीक है। ABCD कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर मेरे को इसके 2 प्रोबेबल आंसर लग रहे हैं। तो सीटेट आंसर की का वेट करते हैं, वहीं से पता चल जाएगा कि अकॉर्डिंग टू देम कौन सा आंसर सही है। फिलहाल के लिए मैं मेरे पर्सपेक्टिव से, मेरे हिसाब से जो आंसर सही ठहरा रही हूँ वो है ऑप्शन नंबर 2 एज वेल एज ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर हमसे कहा गया है, कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है ABCD के तौर पर। जैसे कि कहा गया है मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो ये बात तो सही है कि मेटल्स जो ऑक्साइड्स बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद वो बेसिक इन नेचर होते हैं। तो ये बात सही है। एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। तो एयर को अगर हीट दिया जाए तो वो एक्सपैंड करता है, तो ये बात भी सही है। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर के थ्रू पास कराते हैं तो वो मिल्की बन जाती है, उसका कलर वाइटिश हो जाता है, तो ये बात भी सही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर। तो ये बात भी सही है क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, वो एक बेस है और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एक एसिड है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन को क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें हमको प्रोडक्ट के तौर पर क्या मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर एंड हीट इज ऑल्सो इवॉल्व। अब यहाँ पर हमको क्वेश्चन में पूछा गया है इफ ऑब्जर्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाई O एंड इन्फरेंस बाई I, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो कह रहे हैं कि अगर ऑब्जर्वेशन को हम O से दर्शा रहे हैं और इन्फरेंस को हम I से दर्शा रहे हैं
तो ये जो चारों स्टेटमेंट हमको दी गई है A B C D, इनमें से कौन सा ऑब्जर्वेशन में हम इसको क्लासीफाई करेंगे और किसको हम इन्फरेंस में डालेंगे। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है कि सपोज आपके सामने कोई भी चीज़ जो हो रही हो, आप उसको देख रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या कलर चेंज आ रहा है, क्या कोई ऐसी गैस निकल रही है जिसकी कोई पंजेंट स्मेल है, या उस गैस को किसी चीज़ से पास कराने से क्या उसमें कोई बदलाव आ रहा है। तो ये जो आंखों देखा, जो आप अपने आंखों से देख रहे हैं, वो आता है ऑब्जर्वेशन में। और इन्फरेंस में क्या होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट के, कि ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर जो हम कंक्लूजन देते हैं, जो हम कंक्लूड करते हैं, वो है इन्फरेंस। तो अगर देखा जाए तो ए में कहा गया है मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, तो ये एक क्या है, ये एक इन्फरेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने क्या किया होगा, मेटल ऑक्साइड्स जब बने होंगे तो उसका एक्वस सॉल्यूशन बना के उसको लिटमस पेपर से जब उन्होंने टेस्ट किया तो जो रेड लिटमस है वो ब्लू टर्न किया। तो ये ऑब्जर्वेशन है कि रेड लिटमस का रेड से ब्लू में बदलाव होना, ठीक है, वो ऑब्जर्वेशन है। बट कंक्लूजन में क्या आया कि मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, तो इन्फरेंस में ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग, तो ये जो बी वाला है वो भी क्या है, वो एक इन्फरेंस है, वो ऑब्जर्वेशन नहीं है। सी में कहा गया है लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो किसी भी रिएक्शन में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है, या कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए हम लाइम वाटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर वो मिल्की अपीयर करती है यानी कि उस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है या वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मौजूदगी है, तो यहाँ पर ये जो मिल्की वाइटिश कलर जो चेंज आ रहा है, तो ये क्या है, हम आंखों से देख रहे हैं, तो ये सी वाला आ जाएगा ऑब्जर्वेशन में। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर, तो ये क्या है, एसिड एंड बेस दे रिएक्ट, ठीक है, to produce salt and water with the evolution of heat, and this type of reaction is known as neutralization reaction। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जो बेस और एसिड है एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो वो भी एक कंक्लूजन ही है, वो एक इन्फरेंस होगा। तो अगर हम देखें कि O जा रहा है C के साथ और I है ABD, सो O जा रहा है C के साथ और I यानी कि इन्फरेंस है ABD, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया गया है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर हमसे डेंसिटी एंड बायंसी से क्वेश्चन पूछा गया है। पिछला जो क्वेश्चन था वो हमको ऑब्जर्वेशन और इन्फरेंस, इसका पता हमें है कि नहीं उसका पता लगाने के लिए पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 63 में कहा गया है एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स विद 1/4 पार्ट ऑफ इट्स वॉल्यूम आउटसाइड द लिक्विड व्हेन पुट इन लिक्विड ए। तो एक ऑब्जेक्ट है, उसको जब लिक्विड ए में इमर्स किया जा रहा है तो उसका 1/4 जो हिस्सा है वो बाहर की ओर निकला हुआ है, ठीक है, तो हमको ऐसा नजर आ रहा है जो कि हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये ए लिक्विड है। फिर कहा गया है 3/4 पार्ट ऑफ इट्स वॉल्यूम आउटसाइड द लिक्विड व्हेन पुट इन लिक्विड बी। उसी सेम ऑब्जेक्ट को जब हम लिक्विड बी में इमर्स कर रहे हैं तो उसका 3/4 हिस्सा 3/4 हिस्सा बाहर निकला हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, सो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो हमको पहचान करनी है। तो पहले वाले में कहा गया है डेंसिटी ऑफ लिक्विड बी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड ए, तो यही बात सही है, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि किसी भी लिक्विड की अगर डेंसिटी ज़्यादा होती है तो ऑब्जेक्ट का ज़्यादा हिस्सा बाहर निकला हुआ रहता है। क्योंकि बी वाले में ऑब्जेक्ट सेम ही है, दोनों लिक्विड में जब इमर्स किया गया तो ऑब्जेक्ट सेम ही है, ठीक है, तो बी वाले लिक्विड में ऑब्जेक्ट का जो 3/4 हिस्सा है वो बाहर निकला हुआ है, तो इससे हम क्या बता सकते हैं कि जो लिक्विड बी है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लिक्विड ए। बाकी ऑप्शंस भी देख लिया जाए। द डेंसिटीज ऑफ लिक्विड कैन नॉट बी कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एबव इन्फॉर्मेशन, तो कह रहे हैं कि ऊपर दिए गए इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम इनके डेंसिटीज को कंपेयर नहीं कर सकते, जो बात गलत है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड ए इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड बी, ये बात भी गलत है। बोथ लिक्विड्स हैव सेम डेंसिटी, ये बात भी गलत है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमको साइंस पेडागोजी से पूछी गई है। तो यहाँ पर हमसे कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू रिगार्डिंग साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस के बारे में कौन से स्टेटमेंट, एक से ज़्यादा भी स्टेटमेंट हो सकते हैं जो कि यहाँ पर सही है, उनको हमें ढूंढना है। तो ए में बताया गया है रिजल्ट्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रोसीजर, तो कह रहे हैं कि जो हमको रिजल्ट मिलता है वो जो है वो प्रोसीजर के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता है, उससे इन्फ्लुएंस नहीं होता है। तो ये वाली जो बात है ये सरासर गलत है, क्योंकि आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कीजिए, अगर आपका प्रोसीजर अलग अलग होगा, ठीक है, तो आपका रिजल्ट भी उस हिसाब से वैरी करेगा, ठीक है। तो प्रोसीजर अगर आपका अलग है तो रिजल्ट उससे इन्फ्लुएंस्ड होगा, क्योंकि किस तरीके से आप स्टेप्स को कर रहे हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट के, उस हिसाब से आपको आपका रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि प्रोसीजर जैसा होगा उस हिसाब से रिजल्ट भी उससे इन्फ्लुएंस होगा।
सोशल कॉन्टेक्स्ट में इन्फ्लुएंस कंक्लूजन्स इन एनी इन्वेस्टिगेशन, तो ये बात सही है कि किसी भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में सोशल कॉन्टेक्स्ट जो है उसका प्रभाव होता है, ठीक है। सी में कहा गया है डेटा एंड एविडेंस आर सेम, तो ये जो बात है ये बात गलत है, डेटा और एविडेंस सेम नहीं है, वो अलग अलग चीज़ है। देयर इज नो यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड, तो ये बात भी सही है कि कोई भी सार्वत्रिक या सर्वव्यापी वैज्ञानिक विधि नहीं है। तो उस हिसाब से हमको ट्रू जो स्टेटमेंट्स थी वो ढूंढनी थी, तो वो कौन कौन सी है, बी और डी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमको बायो पार्ट से, जो कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स चैप्टर है, वहाँ से पूछा गया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू, तो कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर सही है उसको हमें चुनना है। तो ए वाले स्टेटमेंट में कहा गया है सेल्फ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस ओनली इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, तो कह रहे हैं कि जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है वो सिर्फ और सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में होता है, जो बात गलत है। क्योंकि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में होते तो है, बट कुछ कुछ ऐसे प्लांट होते हैं कि जो सिंगल प्लांट है उसी में दोनों तरीके के फ्लावर्स आ रहे हैं, यानी कि मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर। तो सपोज आपके पास एक प्लांट है, यहाँ पर जो फ्लावर आया है वो मेल फ्लावर है और इसी प्लांट के दूसरा वाला जो फ्लावर है वो फीमेल फ्लावर है, ठीक है। अब मेल फ्लावर में जो एंथर है, ठीक है, सो एंथर पे जो पॉलन बने, यही पॉलन ग्रेन्स जब स्टिग्मा पे ट्रांसफर होंगे इस फीमेल फ्लावर के, तो क्या हो रहा है, सेम प्लांट का ही तो फ्लावर है, तो यहाँ पर भी तो सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। तो यहाँ पर तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में भी सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, इसलिए ये बात गलत है, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब ही क्या, कि अगर वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें तो दोनों ही जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है वो मौजूद है, तो एंथर से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे हो सकता है। या फिर अगर सेम प्लांट में दो अलग अलग फ्लावर्स आ रहे हैं, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर, तो मेल फ्लावर का पॉलन ग्रेन अगर उसी प्लांट के फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करता है, उसका ट्रांसफर होता है और पॉलिनेशन होती है, तो उसको भी हम सेल्फ पॉलिनेशन ही कहेंगे। तो यहाँ पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर में भी सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो गलत है। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कैन पॉलिनेट बोथ बाय सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, तो ये बात सही है कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं उनमें पॉलिनेशन दोनों तरीके से हो सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है बाय एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, जैसे कि इंसेक्ट्स, विंड, वाटर। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर ए जो है वो फॉल्स है और जो बी है वो ट्रू है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर बढ़ेंगे तो हमको वाटर अ प्रेशियस रिसोर्स से क्वेश्चन पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू रिगार्डिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब बारिश के पानी को उसकी बचत करना, उसको हमको क्या करना है, अपने घर में कंजर्व करके रखना है, सो दैट वी कैन यूज इट लेटर। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में कौन कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, उनका चयन हमें करना है। तो ए वाले में कहा गया इट कंजर्व्स ग्राउंड वाटर, तो ये बात तो सही है कि ये ग्राउंड वाटर को कंजर्व करती है, संरक्षण करती है उसका। इट रिड्यूसेस लोकल फ्लडिंग, तो ये बात भी सही है कि आसपास के हिस्सों में बाढ़ ना आए उसकी संभावना को भी ये कम कर देता है। इट क्रिएट्स ड्रेनेज प्रॉब्लम, तो ये बात गलत है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से ड्रेनेज प्रॉब्लम्स नहीं होती है। इट कैन बी यूज फॉर इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स, तो जो क्रॉप्स हम उगा रहे हैं उस पर जो हम सिंचाई करते हैं उनकी, उसमें भी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, तो ये बात भी सही है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर ए, बी और डी जो है स्टेटमेंट्स वो सही है, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 1, जहाँ पर ए, बी और डी दिए गए हैं। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमको विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन से पूछा गया है। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन एंड फ्लो ऑफ विंड्स ऑन द अर्थ, सो पृथ्वी पर इनमें से कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर जनरेशन ऑफ विंड्स एंड फ्लो ऑफ विंड्स। तो अगर आपने विंड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स चैप्टर को पढ़ा होगा, जो कि 7th ग्रेड की एनसीईआरटी में दी गई है, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर 2 फैक्टर्स बताए गए हैं। एक तो बताया गया है अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ, सो अर्थ का जो इक्वेटोरियल पार्ट है वहाँ पर सीधी सूरज की रोशनी पड़ती है, तो वो हॉट एरिया है, ठीक है, वो वाला हिस्सा हॉट है। और पोलर रीजन क्या है, कोल्ड एरिया है। तो क्या है कि बीच में जो 30 डिग्री लैटिट्यूड और 60 डिग्री लैटिट्यूड है, यहाँ पर भी जो हीट होता है वो अनइवन होता है, जिस वजह से क्या होता है कि आपको
विंड के पैटर्न्स बनते हुए नजर आते हैं, यानी कि विंड जनरेट होती है और विंड फ्लो भी करती है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा हुआ है कि इक्वेटोरियल रीजन का जो पार्ट है हमारे अर्थ का, वहाँ पर क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो उस एरिया में जो हवाएं होती है वो गर्म होती है, हीट मिलने से वो एक्सपैंड करती है तो वो हल्की हो जाती है और वो ऊपर की ओर उठती है। ठीक है, तो क्या हो जाता है कि फिर 0 to 30 डिग्री जो लैटिट्यूड, वहाँ पे जो कूल एयर है वो ऑक्यूपाई कर लेती है, जो स्पेस क्रिएट होता है, एम्प्टी स्पेस। सो इस तरीके से क्या होता है, विंड का फ्लो भी होता है और विंड जनरेट भी होती है। दूसरा जो है अनइवन हीटिंग ऑफ द ओशन। सो ये बात भी सही है। तो अगर आपने कॉन्वेक्शन करंट पढ़ा होगा, लैंड ब्रीज सी ब्रीज पढ़ी होगी, तो आपको पता है कि दिन के वक्त क्या होता है कि जो लैंड है वो गर्म होती है एज कम्पेयर टू सी। ठीक है, कंपेरेटिवली सी ठंडी होती है। तो क्योंकि लैंड गर्म है तो लैंड के ऊपर से बहने वाली हवा भी क्या है, गर्म है। तो गर्मी पाकर क्या होता है, हवा एक्सपैंड करती है, वो हल्की हो जाती है, वो ऊपर उठती है। अब लैंड के कुछ एरिया में एम्प्टी स्पेस क्रिएट होता है, तब क्या होता है, सी से जो ठंडी हवा है वो लैंड की ओर बढ़ती है। तो ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है सी ब्रीज। और रात के वक्त ठीक इसका उल्टा होता है कि जितनी जल्दी सुबह लैंड गर्म हो जाता है उतनी ही जल्दी वो ठंडी भी हो जाती है। तो अभी कौन गर्म है, अभी सी वाटर गर्म है, तो सी वाटर के ऊपर से बहती हुई हवाएं भी गर्म है, तो वो हवा ऊपर उठती है क्योंकि वो हल्की है। तब क्या होता है, जो एम्प्टी स्पेस क्रिएट होता है, तो उस वक्त लैंड के ऊपर से बहती हुई ठंडी हवा सी की ओर बढ़ती है, जिसको हम लैंड ब्रीज कहते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि जो जनरेशन ऑफ विंड हो रहा है, फ्लो ऑफ विंड हो रहा है। तो यहाँ पर ए और बी ये दोनों रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स है फॉर जनरेशन एंड फ्लो ऑफ विंड्स ऑन द अर्थ। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 68। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से हमको क्वेश्चन पूछी गई है असर्शन और रीजन के तौर पे। रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। सो असर्शन में हमसे कहा गया है द फिलामेंट ऑफ एन इनकैंडेसेंट बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। तो जो इनकैंडेसेंट बल्ब होती है उसकी जो फिलामेंट है वो टंगस्टन की बनी होती है। रीजन में क्या बताया गया है, टंगस्टन हैज लो रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो कहा गया है कि टंगस्टन का इस्तेमाल इनकैंडेसेंट बल्ब में एज अ फिलामेंट इसलिए होता है क्योंकि उसकी लो रेजिस्टेंस होती है और हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला जो यहाँ पर बताया गया है रीज़न, ये बात तो सही है, बट इसकी रेजिस्टेंस लो नहीं होती, इसकी रेजिस्टेंस हाई होती है। तो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, तो हम क्या जानते हैं कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक सर्किट से पास करती है तो हीट जनरेट होता है। कितनी हीट जनरेट होती है उसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो है I²RT। यहाँ पे H जो है ये हीट प्रोड्यूस बताती है, ठीक है। और यहाँ पर I जो है, I है करंट, इलेक्ट्रिक करंट, R जो है वो है रेजिस्टेंस और T जो है वो है टाइम, ठीक है। अब अगर आप गौर से देखें तो हीट प्रोडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। तो जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और जितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो जो फिलामेंट है वो रेड हॉट होके वो ग्लो करने लगेगा और हमको लाइट मिलेगी। तो यहाँ पर जो रीज़न है वो गलत बताया गया है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होगा कि A इज ट्रू बट द रीज़न इज फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर जो हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए था लो की जगह पे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, A इज ट्रू। असर्शन सही बताया गया है, रीजन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 69 में हमको साइंस पेडागोजी से फिर से क्वेश्चन पूछा गया है, अ जेंडर रिस्पॉन्सिव पेडागोजी इन साइंस एंटेल्स। सो जो जेंडर रिस्पॉन्सिव पेडागोजी इन साइंस कैसी होनी चाहिए, ठीक है। यूज़ ऑफ जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज, तो हमें अपने क्लास में जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए, ये बात तो सही है। एंगेजिंग स्टूडेंट्स इन एग्जामिनिंग स्टीरियोटाइप्स, तो जो स्टीरियोटाइप्स होता है, ठीक है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स जो होता है, तो बच्चों को एंगेज करना ऐसे एक्टिविटीज़ में सो दैट दे कैन एग्जामिन जेंडर स्टीरियोटाइप्स कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। मेकिंग जेंडर बेस्ड ग्रुप्स, तो बिल्कुल ही नहीं, क्लासरूम में हम जेंडर बेस्ड ग्रुप्स नहीं बनाएंगे। यूजिंग डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट, अलग जेंडर के लिए अलग इंस्ट्रक्शन अलग असेसमेंट ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जेंडर रिस्पॉन्सिव पेडागोजी इन साइंस होनी चाहिए वो क्या है, वो है A एंड B, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 70 जो है ये हमको हीट से पूछी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग कंडक्शन ऑफ हीट। कंडक्शन ऑफ हीट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो पहले वाले स्टेटमेंट में कहा गया कंडक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन गैसेस, तो यही गलत स्टेटमेंट है अबाउट कंडक्शन ऑफ हीट, क्योंकि कंडक्शन के थ्रू हीट का ट्रांसफर सॉलिड्स में भी होता है, लिक्विड्स में भी होता है, गैसेस में भी होता है, बट सॉलिड्स में हीट का ट्रांसफर स्पीड से होता है थ्रू कंडक्शन।
ये गैसेस और लिक्विड्स में स्लोली होता है, ठीक है। गैसेस और लिक्विड्स जिनको हम फ्लूइड्स कहते हैं, वहाँ पर मेजरली जो हीट का ट्रांसफर होता है वो होता है थ्रू कन्वेक्शन। तो कंडक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन गैसेस, ये बात गलत है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखेंगे, ऑल मटेरियल्स डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम इन द सेम वे, तो ये बात भी सही है कि सभी मटेरियल्स एक ही तरह से अपने से हीट को पास करने नहीं देते, इसीलिए अलग से कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। कंडक्शन इज फास्टर इन सॉलिड्स देन लिक्विड्स, तो ये बात भी सही है कि कंडक्शन सॉलिड्स में जल्दी होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड्स। टू ऑब्जेक्ट्स शुड बी इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर फॉर हीट फ्लो, तो ये बात भी सही है कि कंडक्शन के थ्रू हीट का ट्रांसफर होने के लिए जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको टच में होना जरूरी है। तो जो नॉट ट्रू रिगार्डिंग कंडक्शन ऑफ हीट है वो क्या है, पहला वाला पॉइंट, गैसों में चालन नहीं होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 71, यहाँ पर फिर से पेडागोजी से हमको क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे कहा गया है द पर्पस ऑफ डाइवर्जेंट क्वेश्चंस इन साइंस क्लासरूम कैन बी, तो साइंस क्लासरूम में डाइवर्जेंट क्वेश्चंस का इस्तेमाल हम क्यों करें, उसका क्या पर्पस है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डाइवर्जेंट क्वेश्चन होते क्या है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जिनका कोई एक स्पेसिफिक आंसर नहीं होता है, उनके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, और ये डिपेंड करता है क्या कि किसकी पर्सपेक्टिव कैसी है, ठीक है। तो अलग अलग स्टूडेंट्स, अलग अलग लर्नर्स की पर्सपेक्टिव अलग अलग होगी, तो उस बेसिस पे वो अपना आंसर एक क्वेश्चन के प्रति अलग अलग तरीके से दे सकते हैं, जो कि सही ही है, ठीक है। पर्सपेक्टिव्स अलग है लर्नर के। तो डाइवर्जेंट क्वेश्चंस हम साइंस क्लासरूम में क्यों इस्तेमाल करें, टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, तो ये बात तो सही है, क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट करने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। टू डिसर्न बिटवीन स्टूडेंट्स, बच्चों में या स्टूडेंट्स में भेदभाव करना, तो ये बात तो नहीं है। टू डेवलप कम्युनिकेशन, तो यस, इस टाइप के क्वेश्चंस करने से, क्योंकि बच्चों की अलग अलग पर्सपेक्टिव्स का हमें पता चलता है, बच्चे अपने आंसर्स देते हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं टीचर के साथ, तो इससे क्या होता है कि टीचर स्टूडेंट में कम्युनिकेशन डेवलप होती है। टू आइडेंटिफाई गिफ्टेड स्टूडेंट्स, तो नहीं, गिफ्टेड स्टूडेंट्स को पहचान करने के लिए हम डाइवर्जेंट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। टू आइडेंटिफाई ऑल्टरनेट कॉन्सेप्शंस, तो ये बात सही है कि बच्चों में क्या मिसकंसेप्शंस है या क्या प्री कंसेप्शंस है रिगार्डिंग एनी साइंटिफिक टॉपिक, उसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, डाइवर्जेंट क्वेश्चन क्लासरूम में पूछते हैं। टू अप्रिशिएट सब्जेक्टिविटी इन साइंस, तो ये बात भी सही है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर पर्पस ऑफ डाइवर्जेंट क्वेश्चंस इन साइंस क्लासरूम कौन कौन से मिले हमको, ए, सी, ई और एफ, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, सी, ई एंड एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बढ़ेंगे तो हमको ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स से पूछा गया है एक क्वेश्चन, जो कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। तो हमसे कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेस ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, इनमें से कौन सा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक है। तो हम क्या जानते हैं कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम एक क्लोज्ड सिस्टम है और यहाँ पर डबल सर्कुलेशन होता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, क्लोज्ड एंड डबल सर्कुलेशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, यहाँ पर हमको साइंस पेडागोजी से एक क्वेश्चन पूछा गया है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग साइंटिफिक लॉज, साइंटिफिक लॉज के बारे में कौन कौन से जो यहाँ पर स्टेटमेंट है वो सही है। दे कांट बी चैलेंज, साइंटिफिक लॉज को हम चैलेंज नहीं कर सकते, ये बात गलत है, क्योंकि इनको चैलेंज किया जा सकता है और फिर इनमें फिर से सुधार भी लाया जा सकता है। दे प्रोवाइड रीजनिंग फॉर फिजिकल फेनोमेना, तो ये बात तो सही है कि कोई भी फेनोमेना क्यों हो रहा है उसका ये तर्क देते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, रेनबो का फॉर्मेशन क्यों होता है, वो एक फिजिकल फेनोमेना है। क्यों फॉर्मेशन होता है उसका तर्क क्या है कि जो रेन ड्रॉप्स है वो एज अ प्रिज्म एक्ट करती है, तो जब वहाँ से सूरज की रोशनी क्रॉस करती है तो जो वाइट लाइट है वहाँ पर डिस्पर्शन ऑफ लाइट होता है और हमको विबजियोर के फॉर्म में 7 कलर्स मर्ज्ड फॉर्म में नजर आते हैं। तो देखिए फिजिकल फेनोमेना क्या था, रेनबो फॉर्मेशन, तो उसका तर्क हमको किसने दिया, साइंटिफिक लॉज नहीं दिया है, ठीक है। तो रीजन तो दे रहे हैं। दे डिस्क्राइब रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑब्जर्वेबल फेनोमेना, तो अलग अलग जो फिनोमेना है उनके बीच में भी ये रिलेशनशिप्स डिस्क्राइब करते हैं साइंटिफिक लॉ, तो ये बात भी सही है। जैसे कि अगर आप देखें तो जैसे कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में आप जब कोम को अपने हेयर में घिसते हैं तो तब वो क्या करता है, वही कोम छोटे छोटे पेपर के पीसेस को अट्रैक्ट करता है, तो ये क्यों हो रहा है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा है। दूसरा चीज़ क्या है, ग्लास रॉड को अगर आप सिल्क से रब करें तो तब क्या होता है, दोनों में चार्ज डेवलप होती है, तो वो भी क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये हो रहा है, और वो अट्रैक्टेड होते हैं एक दूसरे की तरफ, दोनों में जो चार्जेस आती है वो क्या आती है, ऑपोजिट चार्जेस आती है। तो ये जो अलग अलग फिनोमेना है इनमें भी रिलेशनशिप है, क्या है कॉमन कॉन्सेप्ट, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी।
सो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो दो आंसर है, जो कि है ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम साइंटिफिक थ्योरीज, तो ये बात गलत है। तो इस क्वेश्चन में मेरे को एक डाउट है, और शुरुआत में क्वेश्चन नंबर 61 में जो कि साइंस पेडागोजी की क्वेश्चन थी, वहाँ पर भी डाउट है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस इसके करेक्ट लग रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमको कहा गया है रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो लाइफ प्रोसेसेस से एक क्वेश्चन पूछा गया है असर्शन और रीजन के फॉर्म में। तो असर्शन में कहा गया है द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वाटिक एनिमल्स इज स्लोअर देन लैंड एनिमल्स। तो कह रहे हैं एक्वाटिक एनिमल्स की जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो धीमी होती है एज कम्पेयर टू लैंड एनिमल्स। तो ये बात गलत है, वो फास्टर होती है। ठीक है, क्यों फास्टर होती है? क्योंकि एक्वाटिक एनिमल्स को जो ऑक्सीजन मिलता है वो वाटर में डिजॉल्व फॉर्म में मिलता है, जिसका जो अमाउंट है बहुत ही कम होता है, इसलिए इनमें ब्रीदिंग रेट फास्टर होती है। लैंड एनिमल्स को एयर से जितना ऑक्सीजन ज़रूरी मतलब चाहिए, उनको ज़रूरत है, उनको वो मिल जाती है, इसलिए उनकी जो ब्रीदिंग रेट है वो एक्वाटिक एनिमल्स से स्लो है। तो यहाँ पर रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वाटिक एनिमल्स इज स्लोअर बताया गया, वो फास्टर होगा। रीजन क्या है? प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन अफेक्ट्स रेट ऑफ ब्रीदिंग ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स। तो ये बात गलत है कि यहाँ पर लार्ज नहीं, यहाँ पर स्मॉल अमाउंट्स ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होना चाहिए था, जो कि एक्वाटिक एनिमल्स के रेट ऑफ ब्रीदिंग को अफेक्ट करती है। तो यहाँ पर असर्शन और रीजन दोनों ही गलत है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, बोथ ए एंड आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 75। साउंड से असर्शन और रीजन के फॉर्म में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर हम देखते हैं, असर्शन में कहा गया है द सीलिंग्स ऑफ सिनेमा हॉल्स एंड कॉन्सर्ट हॉल्स आर जनरली कर्व। तो कहते हैं कि सिनेमा हॉल्स और कॉन्सर्ट हॉल्स की जो छत होती है वो कर्व्ड होती है। बात तो सही है। रीजन में बताया गया है साउंड वेव्स आफ्टर स्ट्राइकिंग अ कर्व्ड सरफेस गेट रिफ्लेक्टेड इन ऑल डायरेक्शंस। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर जो साउंड वेव्स है उसको दिखाया हुआ है कि यहाँ से जो आवाज़ जा रही है, ठीक है, यहाँ पर आवाज़ जा रही है और यहाँ पर अलग अलग सीट्स पे ऑडियंस बैठी हुई है। तो ये आवाज़ जा रही है, कर्व जो सीलिंग है उससे टकराकर हर एक ऑडियंस तक पहुँच रही है। तो साउंड वेव्स आफ्टर स्ट्राइकिंग अ कर्व्ड सरफेस गेट रिफ्लेक्टेड इन ऑल डायरेक्शन। तो ये बात भी सही है। तो यहाँ पर क्या है कि जो असर्शन और रीजन है दोनों ही सही है, और जो रीजन है वो करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा 75 का वो होगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। थर्ड ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर वाटर पॉल्यूशन से एक क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं तो इनमें से कौन सा नहीं होता है? तो देखिए, यूट्रोफिकेशन क्या है कि जैसे कि हम फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं खेती करते वक्त, तो क्या होता है कि जब हम पानी डालते हैं तो वो पानी के साथ ये फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स घुलकर वाटर बॉडीज तक पहुंचते हैं। अब इनमें न्यूट्रिएंट्स होता है, ठीक है, जैसे ये किसी रिवर्स में पहुंचे या लेक्स में पहुंचे तो न्यूट्रिएंट्स की प्रेजेंस की वजह से क्या होता है कि जो एल्गी होती है वो कंटिन्यूअसली ग्रो करने लगती है और एक एल्गल ब्लूम जैसा बन जाता है। आपने देखा होगा कि जैसे पॉन्ड्स हो, ठीक है, पॉन्ड्स में आप देखेंगे ग्रीन कलर का एक लेयर बना रहता है, तो वो क्या है? वो एल्गल ब्लूम है। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा उस पानी में है जिससे एल्गी की ग्रोथ हो रही है। तो इसी चीज़ को हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। दूसरा जो तो ये होता है, ठीक है। सेकेंड है बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन का पता आपको चलेगा जैसे कि जिस वजह से हमने डीडीटी का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। तो अगर मैं आपको एक्वाटिक इकोसिस्टम में जो फूड चेन होता है उस हिसाब से दिखाऊं तो जैसे कि आप देख लीजिए कि यहाँ पर कोई ए एनिमल है, ठीक है, फिर उसके बाद बी एनिमल है, तो ए को कौन खा रहा है? बी खा रहा है। बी को कौन खा रहा है? सी खा रहा है। और सी को कौन खा रहा है? डी खा रहा है। तो मैं उनकी बॉडीज ऐसे बना रही हूँ और यहाँ पर वाटर में कुछ पॉल्यूटेंट्स या हार्मफुल केमिकल्स हैं। तो यही पॉल्यूटेंट्स, क्योंकि ये वाटर में रहते हैं ये सभी ऑर्गेनिजम्स, तो जब ये वाटर के थ्रू फूड को अंदर ले रहे हैं तो ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं इनमें मौजूद हैं। तो पहले ए को देखते हैं। ए में 2 पॉल्यूटेंट गया, ठीक है। अब ए को जैसे बी ने खाया तो ए के अंदर जो पॉल्यूटेंट था वो तो गया ही गया, प्लस बी ने भी जब पानी के थ्रू खाना खाया तो पानी में घुले मिले कुछ हार्मफुल जो पॉल्यूटेंट्स है वो उसकी बॉडी में चले गए। तो अभी टोटल कितने पॉल्यूटेंट हैं? 6।
अब बी को सी ने जब खाया तब बी वाले जो ऑर्गेनिज्म के अंदर 6 पॉल्यूटेंट्स थे वो तो गए ही गए, साथ में और 2 ऐड हो गए। तो अभी सी की बॉडी में देखिए जो हार्मफुल पॉल्यूटेंट है वो कितने हैं, 8। अब सी को जब डी ने खाया तो वहाँ पर 8 तो गए ही गए, ठीक है, साथ में उसने और 3-4 पानी के थ्रू जब वो फूड ले रहा था तो उसके अंदर चले गए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है जो कॉन्सेंट्रेशन है हार्मफुल पॉल्यूटेंट का या हार्मफुल केमिकल का, वो हर एक ट्रॉपिक लेवल पे बढ़ रहा है। तो इसी को हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। तो ये भी होता है अगर हम ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करें। सॉइल इरोजन भी होता है क्योंकि ज़्यादा इनका इस्तेमाल करने से सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो चली जाती है, उसके टेक्सचर ख़राब हो जाता है, उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, वो लूज़ हो जाती है और आसानी से वो तेज़ हवा के साथ या पानी के बहाव के साथ उसका जो टॉप लेयर है, जो फर्टाइल लेयर है, वो वॉश अवे हो जाता है। जो नाइट्रिफिकेशन है ये नहीं होता है फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल से, क्योंकि नाइट्रिफिकेशन क्या है कि अमोनिया का नाइट्राइट्स और फिर उससे नाइट्रेट्स में कन्वर्जन होना विद द हेल्प ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो कि नाइट्रोजन साइकिल का एक पार्ट है। तो उस हिसाब से इसका जो सही उत्तर होगा कि विच इज़ नॉट कॉज ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, वो होगा नाइट्रीकरण। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मोशन एंड टाइम से पूछा गया है। एंड ओडोमीटर इन अ कार मेजर्स। सो ओडोमीटर जो हमारे कार में होती है वो क्या मेजर करती है, तो वो मेजर करती है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार, कितना दूरी तय किया है कार ने, उसको ओडोमीटर क्या करती है, वो मेजर करती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमको लाइट चैप्टर से पूछी गई है। तो हमको यहाँ पर एक टैबुलेटेड फॉर्म में मिरर ए बी सी डी दिया गया है, उनके नेचर ऑफ इमेज बताए गए हैं और साइज ऑफ इमेज हमको बताए गए हैं। ये नेचर ऑफ इमेज और साइज ऑफ इमेज को स्टडी करके हमको मिरर ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है और डी कौन है, इसका पता लगाना है। तो मिरर ए के बारे में क्या बताया गया है कि नेचर ऑफ इमेज क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज इसमें बनती है। साइज ऑफ इमेज क्या होती है, सेम एज ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट की जो साइज है वही इमेज की भी साइज है। तो ये ऐसा कहाँ पे होता है, ये होता है प्लेन मिरर में। तो ए हो गया प्लेन मिरर। बी और सी में जो नेचर ऑफ इमेज है वो है रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। इसके लिए रियल एंड इन्वर्टेड यही वाला इंफॉर्मेशन काफ़ी है, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि जो कॉन्केव मिरर है वही रियल एंड इन्वर्टेड इमेज भी बनाती है एज वेल एज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज भी बनाती है, ठीक है। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, साइज सेम एज ऑब्जेक्ट और ये एनलार्ज भी इमेज बनाती है, तो ये वाला हो जाएगा कॉन्केव मिरर। और जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है और जो ऑब्जेक्ट है उससे छोटी इमेज बनती है, डिमिनिश्ड फॉर्म में हमको इमेज मिलती है, तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो देख लेते हैं किस ऑप्शन में ऐसे दिए गए हैं, प्लेन मिरर, कॉनकेव, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमको फोर्स एंड प्रेशर से पूछा गया है। तो यहाँ पर हमसे बताया गया है 3 आइडेंटिकल होल्स आर पंच्ड एट डिफरेंट लेवल्स इन अ प्लास्टिक बॉटल। तो सबसे पहले हम एक प्लास्टिक बॉटल बना लेते हैं बड़ा सा, ठीक है, और हमने आइडेंटिकल होल्स बनाए हैं 3 लेवल पे, ठीक है। और फिर पानी हमने भर दिया है, जो कि यहाँ पर बताया गया है कि द बॉटल इज फिल्ड विथ वाटर, तो ठीक है, पानी भी भर दिया जाए। Which of the following statements is true regarding the flow of water from the holes? So जो पानी का बहाव है उसके रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट्स सही है? तो देखिए पहले वाले स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, वाटर फ्रॉम लोएस्ट होल कम्स आउट विद ग्रेटेस्ट फोर्स। तो ये बात तो सही है, क्योंकि लोएस्ट होल में जो पानी का दबाव है, जो प्रेशर है, फ्लूइड प्रेशर है, वो बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से वो ज़्यादा दूरी तय करेगा, ठीक है। बी वाले में कहा गया है वाटर फ्रॉम हाईएस्ट होल कम्स आउट विद ग्रेटेस्ट फोर्स। तो ये बात गलत है, क्योंकि जो टॉप वाली होल है, मतलब हाईएस्ट होल है, वहाँ से पानी लीस्ट फोर्स से निकलती है, ठीक है। वाटर फ्रॉम ऑल होल्स कम आउट विद इक्वल फोर्स। तो ये बात भी गलत है, इक्वल फोर्स से पानी सभी होल्स से नहीं निकलती है। वाटर फ्रॉम लोएस्ट होल फॉल्स एट मैक्सिमम डिस्टेंस। तो ये बात भी सही है कि लोएस्ट होल में क्योंकि जो प्रेशर है, फ्लूइड प्रेशर है, वो ज़्यादा है, तो यहाँ से ग्रेटेस्ट फोर्स से पानी निकलती है और वो मैक्सिमम दूरी तय करती है।
वाटर फ्रॉम हाइस्ट होल फॉल्स एट मैक्सिमम डिस्टेंस, तो ये बात गलत है क्योंकि ये सबसे कम दूरी तय करती है, और बीच वाले होल से इन दोनों के बीचों बीच जो है ये दूरी तय करेगी, और ये इन दोनों के बीच का जो फोर्स है मॉडरेट फोर्स से ये निकलती है, ठीक है। वाटर फ्रॉम ऑल होल्स फॉल एट सेम डिस्टेंस, तो ये बात भी गलत है। तो यहाँ पर कौन सी बात सही है, यहाँ पर ए और डी ये दो जो पॉइंट्स है ये सही है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमको कंबशन एंड फ्लेम से क्वेश्चन पूछा गया है। द कलर ऑफ फ्लेम डिपेंड्स अपॉन, सो फ्लेम का जो कलर है वो किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, तो ये बात तो सही है कि उसके नेचर पर डिपेंड करता है। बी है ऑक्सीजन सप्लाई, तो ऑक्सीजन कितना उसको मिल रहा है उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि जो इनर मोस्ट जोन होता है उसका कलर ब्लैक होता है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन है, तो वहाँ पर अनबर्न्ड वैक्स होता है। फिर जो येलो रीजन होता है वो पार्शियल कंबशन का एरिया होता है, ठीक है। और फिर जो आउटर रीजन होता है वो ब्लू कलर का होता है, क्योंकि वहाँ पर कंप्लीट कंबशन होता है। सो नेचर ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस पे भी डिपेंड करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई कितनी है उस पर भी जो कलर ऑफ फ्लेम है वो डिपेंड करता है, सराउंडिंग में क्या टेम्परेचर है उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ए और बी पे कलर ऑफ फ्लेम डिपेंड करता है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए और बी। क्वेश्चन नंबर 81 में हमसे कहा गया है, साइंस पेडागोजी का क्वेश्चन है, अ क्लास 7 टीचर plans to identify alternate conceptions of students in the topic adaptations in plants and animals। तो क्लास 7 की एक टीचर है जिन्होंने प्लान किया है कि वो बच्चों में जो मिसकंसेप्शंस है या प्री कंसेप्शंस है रिगार्डिंग दिस टॉपिक एडेप्टेशंस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनको आइडेंटिफाई करेंगे। यानी कि ये जो एडेप्टेशंस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स है, ये जो टॉपिक है इसके बारे में बच्चों की क्या गलत धारणाएं हैं, ठीक है, या प्री कंसेप्शंस है, उनको उन्हें पहचानना है। Which of the following sets of strategies is best suited for this purpose? तो इनमें से कौन सा बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगा, सेट्स ऑफ स्ट्रैटेजी रहेगा इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, ऑल्टरनेट कंसेप्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो अगर आप देखिए ऑल्टरनेट कंसेप्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए जो ड्राइंग्स है उसका कोई यहाँ पर काम नहीं है, तो ड्राइंग्स वाले सभी ऑप्शंस हमको क्रॉस कर देने हैं, क्योंकि ड्राइंग्स से हम पता नहीं कर सकते ऑल्टरनेट कंसेप्शंस के बारे में, ठीक है। बेस्ट यहाँ पर कौन है, बेस्ट जो सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज है यहाँ पर कौन होंगे, पोर्टफोलियो, ग्रुप डिस्कशन, डायग्नोस्टिक, क्वेश्चन, ठीक है। सो इन तीनों की मदद से जो टीचर है वो बच्चों में क्या मिसकंसेप्शन है या प्री कंसेप्शन है रिगार्डिंग दिस टॉपिक उसका पता लगा सकती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ड्राइंग से हम यहाँ पर जो अल्टरनेट कंसेप्शन है बच्चों में उसका पता नहीं लगा पाएंगे, और हमको यहाँ पर बेस्ट सूटेड जो सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज है उसका चयन करना था, तो बेस्ट यहाँ पर ऑप्शन 4 वाले में ही दिया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये हमको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से पूछी गई है, तो पढ़ लिया जाए। सुनीता ड्रॉप्स अ पीस ऑफ पोटेशियम मेटल इन अ बीकर ऑफ कोल्ड वाटर। सो हमारे पास एक कोल्ड वाटर का बीकर है और उसमें सुनीता ने एक पीस पोटेशियम मेटल की गिरा दी एंड नोट्स डाउन द ऑब्जर्वेशन, और वो ऑब्जर्व कर रही है और उनको नोट डाउन कर रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज नॉट करेक्ट, तो इनमें से कौन सा ऑब्जर्वेशन सही नहीं है। तो पहले वाले में बताया गया है हाइड्रोजन गैस इज इवर्ट, तो ये तो होता है। पॉपअप साउंड इज हर्ड, ये भी होता है क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस है इट बर्न्स विथ पॉपअप साउंड, सॉरी पॉप साउंड, पॉपअप नहीं पॉप साउंड। पोटेशियम रिएक्ट्स वायलेंटली विथ वाटर, तो ये बात भी सही है कि पोटेशियम जो है वो रिएक्टिव मेटल है, सो इट रिएक्ट्स वायलेंटली विथ वाटर, हाईली रिएक्टिव मेटल है। इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर हीट का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, यहाँ पर हीट रिलीज होती है, तो ये क्या है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सो इनमें से कौन सा जो ऑब्जर्वेशन है वो गलत है, इनकरेक्ट है या नॉट करेक्ट है, वो हमको ढूंढना था, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट जो है यहाँ पर हमको एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। सो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कुछ इंडिकेटर्स हमको दिए हैं। इंडिकेटर्स क्या है, वो ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि एसिडिक चीज़ या बेसिक चीज़ के कांटेक्ट में आते ही अपना कलर चेंज करके हमको उनके नेचर के बारे में बताते हैं। और यहाँ पर ABCD के फॉर्म में हमको कुछ मिसिंग जो टर्म्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए टर्मरिक जो है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है, जहाँ पर वो एसिड्स के साथ उसमें कोई भी चेंज नहीं आती है, कोई भी कलर चेंज नहीं आती है।
और इसका कलर कैसा हो जाता है, बेसिक चीज़ के कांटेक्ट में आने से ही वो हो जाता है रेडिश ब्राउन। सो ए हो जाएगा रेडिश ब्राउन। चाइना रोज जो है उसके पेटल्स, जो कि उसका जो हम सोल्यूशन बनाते हैं वो लाइट पिंक इन कलर होता है, ठीक है, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो एसिड्स में इसका कलर हो जाता है डार्क पिंक और बेसिस में ये कलर देती है ग्रीन, ठीक है। सो बी हो जाएगा ग्रीन यहाँ पे। फेनोल्फ्थालीन एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। एसिड्स में ये क्या रहता है, ये कलरलेस रहता है और ये एक कलरलेस इंडिकेटर ही है। एसिड्स में ये कलरलेस रहता है और बेसिक चीज़ें जो चीज़ होती है उनके कॉन्टैक्ट में ये पिंक कलर देता है। बात सही है। मिथाइल ऑरेंज ये भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर है और ये एसिड्स के कांटेक्ट में आने से रेड या फिर ऑरेंज कलर देता है, ठीक है। और ये बेसिस में पिंक नहीं येलो कलर देता है। यहाँ पर ये गलत बात दी गई है। तो अगर हम आइडेंटिफाई करें तो ए हो रहा है रेडिश ब्राउन। सो रेडिश ब्राउन वाले ऑप्शन को रखेंगे, बाकी क्रॉस कर देंगे, ठीक है। रेडिश ब्राउन तो ठीक है यहाँ तक। उसके बाद है ग्रीन। ग्रीन तो यहाँ पे ये पिंक दिया हुआ है तो ये वाला ऑप्शन भी चला जाएगा। तो रेडिश ब्राउन के बाद ग्रीन, उसके बाद कलरलेस और उसके बाद ऑरेंज। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर होता है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 हमको रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स जो चैप्टर है वहां से पूछी गई है। तो यहाँ पर हमको कहा गया है 2 स्पर्म्स ऑफ अ मैन फ्यूज विथ 2 एग्स ऑफ अ वुमन। सो एक आदमी के 2 स्पर्म्स एक औरत के 2 एग्स के साथ फ्यूज कर रहे हैं और इससे जो ट्विंस फॉर्म होगी वो कैसी होगी। तो आपने ये चीज़ मैंने बार बार आपको जो बायोलॉजी का मैराथन सेशन है या कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ा है वहाँ पर बार बार आपको बताया था कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब भी 2 एग्स 2 स्पर्म के साथ फ्यूज करते हैं तो हमको 2 जाइगोट्स मिलते हैं। तो वहाँ से जो ट्विंस बनते हैं वो बनते हैं फ्रैक्टल घात्रीय। इसका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर साइंस पेडागोजी से क्वेश्चन पूछी गई है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट्स साइंस एज इंक्वायरी। तो निम्नलिखित में से कौन सा जांच पड़ताल की तरह विज्ञान को चित्रित करता है, यानी कि विज्ञान को हम सीखे जांच पड़ताल के थ्रू, या कोई भी कॉन्सेप्ट जो है साइंस का उसको हम समझे जांच पड़ताल के थ्रू या सीखे जांच पड़ताल के थ्रू। तो ए जो फर्स्ट जो यहाँ पर ऑप्शन है, लिस्ट 5 यूजर्स ऑफ कोकोनट ट्री। तो यहाँ पर देखिए ये तो हम यहाँ पर आराम से जो 5 यूजर्स है वो बता सकते हैं। तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर हम कुछ जांच पड़ताल नहीं कर रहे हैं। ऑब्जर्व द टाइप्स ऑफ वेनेशन इन वेरियस लीव्स। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर तो हम पत्तियों की वेनेशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन हो रहा है, यहाँ पर जांच पड़ताल के थ्रू हम साइंस को समझ रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। क्लासीफाई द गिवन प्लांट्स इनटू हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। तो यहाँ पर भी इंक्वायरी नहीं हो रही है। हमको पता है कि हर्ब्स की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, श्रब्स की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ट्रीज की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो आसानी से हम जो भी हमको स्पेसिमेन दिया रहेगा उसको क्लासीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पर भी हम कुछ इंक्वायर नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट जो कहा गया है, एक्सप्लोर फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ जर्मिनेशन इन ग्राम सीड्स। सो जो चने के बीज हैं, कौन से फैक्टर्स उसकी जर्मिनेशन के रेट को इफेक्ट कर रही है, उनको उन फैक्टर्स को हमको क्या करना है, एक्सप्लोर करना है, ठीक है, उनका अन्वेषण करना है। तो ये जो है यहाँ पर हम जांच पड़ताल के थ्रू उन फैक्टर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जर्मिनेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, पानी चाहिए होती है, ठीक है, फिर प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए होता है। तो हम एक्सपेरिमेंट करते वक्त अगर इन फैक्टर्स को एक एक कंडीशन में रिमूव कर दे तो हमको दिखेगा कि जो ग्राम सीड्स है वो जर्मिनेट नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके की एक्टिविटी से, एक्सपेरिमेंट से हम क्या कर रहे हैं, इंक्वायर कर रहे हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जर्मिनेशन ऑफ अ सीड और हाउ दे इफेक्ट द रेट ऑफ जर्मिनेशन। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर केमिस्ट्री एज वेल एज बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट दोनों ही यहाँ पर हमको इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे कहा गया है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो 2 स्टेटमेंट दी गई है S1 और S2 के फॉर्म में। S1 में कहा गया है फोटोसिंथेसिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पर जो सोलर एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करके जो प्लांट्स है वो अपना फूड बनाती है। तो फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये बात सही है। S2 में कहा गया है रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये बात भी सही है, क्योंकि फूड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, यानी कि हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो एनर्जी का रिलीज होना ही मतलब क्या, हीट एनर्जी का रिलीज होना ही मतलब क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो दोनों बातें सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ऑप्शन नंबर 3 है, बोथ S1 एंड S2 आर ट्रू। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर साइंस पेडागोजी से दोबारा हमको क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज बेस्ट सूटेड टू डेवलप इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग को डेवलप करने के लिए इनमें से कौन सा बेस्ट सूटेड एक्टिविटी होगा। इंडक्टिव रीजनिंग मतलब क्या, कि हम एग्जाम्पल्स से रूल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले वाले में कहा गया है वेरीफाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एक्सपेरिमेंटली, तो ये बात नहीं है कि हम जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है उसको एक्सपेरिमेंट कर करके समझे, ये बेस्ट सूटेड नहीं है एक्टिविटी। सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये भी नहीं होगा। आस्किंग स्टूडेंट्स टू स्टेट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा, क्योंकि हम पहले ही क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रूल पे चले जा रहे हैं। इन तीनों में ही हम क्या कर रहे हैं, रूल पे चले जा रहे हैं। हमको एग्जाम्पल्स से रूल की ओर बढ़ना है। तो यहाँ पर फोर्थ वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पर कह रहे हैं आस्किंग स्टूडेंट्स टू मेजर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर वेरियस केसेस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन अ प्लेन मिरर। सो ये इसका बेस्ट सूटेड एक्टिविटी होगा कि बच्चों को हम अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमको मिल रही है, ठीक है, जो कि प्लेन मिरर पे हमको जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनी और उससे रिफ्लेक्ट होके जो लाइट गई, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिल रहा है, उसको बच्चों को मेजर करने बोलना है। तो एक्चुअली क्या कर रहे हैं कि सपोज यहाँ पर हमने एक प्लेन मिरर ली हुई है, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल है, तो हम लेजर लाइट को अलग अलग डिग्री पे डाल रहे हैं, कहाँ पे, प्लेन मिरर के सरफेस में। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो सपोज अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस है 30 डिग्री, तो क्या होगा, जैसे ही वो प्लेन मिरर के सरफेस पर टकराएगी तो क्या करेगा, ये जो लाइट है ये रिफ्लेक्ट करेगा, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जब आप इसको मेजर करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या है, 30 डिग्री। ऐसे ही इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन के अलग अलग हम जो इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, उसको हम चेंज करते जाएंगे। तो अभी हमने 10 डिग्री लिया, तो हमने देखा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 10 डिग्री आ रहा है। फिर हमने 15 लिया, तो ये भी 15 आ रहा है। तो यहाँ से हम जो बच्चे हैं वो क्या सीखेंगे कि फॉर एवरी एंगल ऑफ इंसिडेंस, या हम कह सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि रूल है। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं कि एग्जाम्पल्स से रूल की ओर जा रहे हैं, ना कि रूल टू एग्जाम्पल्स आ रहे हैं। इसलिए फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो बेस्ट सूटेड एक्टिविटी रहेगा टू डेवलप इंडक्टिव रीजनिंग, क्योंकि बच्चे इसको कर करके समझ रहे हैं उस रूल को कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन प्लस कंपाउंड्स कैसे बनते हैं उससे क्वेश्चन पूछा गया। तो हमको क्या बताया गया है कि एटॉमिक नंबर ऑफ ए इज 13, तो ए जो है उसकी एटॉमिक नंबर कितनी है, 13, यानी कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, 283। और एटॉमिक नंबर बी का कितना है, बी का है 17, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, 287। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम ए एंड बी कुड बी। सो इन दोनों के जो कंपाउंड बनेंगे उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए जो बी है उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए तो क्या होगा कि उसका जो आउटर शेल है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए वो कंप्लीट हो जाएगा, तो वो नियरेस्ट नोबल गैस के कन्फिगरेशन जैसा पा लेगा, ठीक है, तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ए जो है, ए क्या है यहाँ पर 283, 13 एटॉमिक नंबर किसका है, एल्यूमिनियम का, और 17 किसका है, क्लोरीन का। तो जो कंपाउंड बनता है इन दोनों का वो क्या है, AlCl3। तो AlCl3 मतलब क्या है, A और B3, AB3 जो कंपाउंड बनेगा, क्योंकि क्या है कि जो B है वो 3 आके A से जुड़ेंगे, तो यहाँ पर जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर क्लोरीन 3 आकर जुड़ेंगे तो वो शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, और अपना आउटर मोस्ट जो शेल है उसके इलेक्ट्रॉन्स के नंबर जो 8 होते हैं उसको कंप्लीट करेंगे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, AB3, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, जो कि इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बढ़ेंगे तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स से हमको एक असर्शन और रीजन के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है। असर्शन में कहा गया है इट इज रिकमेंडेड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर फॉर डाइल्यूटिंग द एसिड एंड नॉट वाइस वर्सा। तो यहाँ पर कहा गया है कि हमें एसिड को अगर डाइल्यूट करना होता है तो हम क्या करते हैं कि जो एसिड है उसको पानी में ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते हैं। तो ये बात तो सही है। रीजन में कहा गया है डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो ये जो एसिड को हम डाइल्यूट करते हैं ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये बात सही है कि जब भी हमको एसिड डाइल्यूट करनी हो पानी में ड्रॉप बाय ड्रॉप हमको जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है उसको ऐड करना होता है, उसका उल्टा नहीं करना होता है।
उससे हमको सीवियर बर्न हो सकता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 कि असर्शन और रीजन दोनों ही सही है और जो रीजन है वो करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो कि हमारे इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, हमने 30 क्वेश्चंस आज सॉल्व किए पेडागोजी और साइंस के कंटेंट को मिला के। तो यहाँ पर साइंस पेडागोजी से क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ऑल्टरनेट कंसेप्शंस इन साइंस। ऑल्टरनेट कंसेप्शंस इन साइंस, इसका कौन सा फीचर नहीं है। सो ऑल्टरनेट कंसेप्शंस एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी साइंस का जो कॉन्सेप्ट है तो लर्नर्स में कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं या प्री कंसेप्शंस होते हैं, और ये मिसकंसेप्शंस या प्री कंसेप्शंस आती कहाँ से है, ये या तो अपने आजू बाजू जो भी एल्डर्स है उनके बोलने से वो सुनते हैं और उसी को सच मान लेते हैं, या फिर उन्होंने कोई भी चीज़ अपने सामने होते हुए देखी तो उसका जो कॉज और इफेक्ट रीजन किए बिना ही उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से उसका कुछ जस्टिफिकेशन दे दिया। जैसे कि बच्चे क्या समझते हैं कि जो मशरूम है वो प्लांट्स है क्योंकि उनको वो सॉइल में उगते हुए दिखते हैं, बट मशरूम जो है वो प्लांट में तो आते ही नहीं है, वो तो फंजाई है। या फिर बच्चे ऐसे बोलते हैं कि बादल में जब छेद हो जाता है तब बारिश होती है, बट ऐसा तो नहीं है। साइंटिफिक कॉन्सेप्ट में क्या है कि हम क्या जानते हैं कि कोई भी वाटर बॉडी पकड़ लीजिए, जैसे रिवर या लेक पकड़ लीजिए, अब सुबह के वक्त सूरज से जो हीट मिलती है उससे वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर वेपर हल्की होती है तो वो ऊपर उठती है, और ऊपर उठने से क्या होता है कि जितना टेम्परेचर ऊपर कूल डाउन होने लगता है तो वाटर वेपर दोबारा वाटर में बदल जाती है। अब यही टाइनी टाइनी वाटर के ड्रॉपलेट्स एक साथ जुड़ते 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 एक बिग क्लाउड बनाते हैं। अब जब वो बहुत हैवी हो जाता है क्लाउड, तब वो बारिश के फॉर्म में लौटकर हमारी पृथ्वी पर दोबारा आता है। बट बच्चे क्या बोलते हैं कि जब बादल में छेद हो जाए, ठीक है, या बादल में छेद होते हैं जहाँ से बारिश होती है, तो ये एक गलत धारणा है। साइंटिफिक कॉन्सेप्ट उनको ठीक से पता नहीं है कि कैसे रेनफॉल होती है, कैसे क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। तो इसी टाइप के मिसकंसेप्शन या प्री कंसेप्शन को हम ऑल्टरनेट कंसेप्शन इन साइंस कहते हैं। तो इनमें से, इन चारों में से कौन सा इसका फीचर नहीं है वो हमको ढूंढना है। तो देखिए पहले वाले में कहा गया है आइडियाज आर डेवलप्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेबल फीचर्स। तो ये बात तो सही है कि बच्चे जो ऑब्जर्व करते हैं उसी से उनकी ये धारणा बनती है, विचार बनते हैं। आइडियाज डू नॉट डेमोन्स्ट्रेट कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग, मतलब कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग इनमें नहीं होती है, ठीक है। अगर होती तो फिर उनकी ये मिसकंसेप्शन या प्री कंसेप्शन नहीं होती, उनको साइंटिफिक कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ आ गया होता। वो जो देखते हैं उस हिसाब से उनको उनके एज के अनुसार जो रीजन लगता है, जो उनका पर्सपेक्टिव लगता है, उस हिसाब से वो अपने इस फेनोमेना जो उन्होंने ऑब्जर्व किया उसको जस्टिफाई कर लेते हैं। तो ये बात तो सही है। आइडियाज आर स्टेबल, तो बच्चों में ये जो आइडियाज होती है ये स्टेबल नहीं होती है, क्योंकि ये वाला जो फीचर है ये ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन का फीचर नहीं है। आइडियाज स्टेबल नहीं होती। अगर हम उनको प्रॉपरली एडुकेट करें, ठीक है, उनको एक्सपेरिमेंटली शो करें, उनको एक्यूरेट साइंटिफिक इंफॉर्मेशन दे, तो उनके विचार में भी बदलाव हम ला सकते हैं। सो आइडियाज आर स्टेबल, ये फीचर नहीं है ऑल्टरनेट कॉन्सेप्शंस इन साइंस का। आइडियाज आर रेजिस्टेंट टू चेंज, तो ये बात सही है कि बच्चों में ये जो मिसकंसेप्शन है किसी भी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को लेके, टॉपिक को लेके, या प्री कंसेप्शन है, ये डीप रूटेड होता है, मतलब गहराई तक ये रहता है। तो उनको अगर आप तर्क दे के भी समझाएं तो वो उनका जो विचार है आसानी से जल्दी से चेंज नहीं होता है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमको जो सब्जेक्ट है वो उसको प्रॉपरली उस सब्जेक्ट के प्रति उनको समझाना होता है, उनको ये एक्सपीरियंस कराना होता है कि अच्छा इस वजह से ऐसा हो रहा है, या उनको एक्यूरेट साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देनी होती है। तो अगर हम साइंस को प्रॉपरली पढ़ाएं बच्चों को, ठीक है, उनको साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सही सही दें, उनको एक्सपेरिमेंटली चीज़ों को होते हुए दिखाएं, तो फिर हम उनके आइडियाज़ में बदलाव ला सकते हैं। हालांकि जो मिसकंसेप्शंस है वो डीप रूटेड होने से रेजिस्टेंट टू चेंज है। तो यहाँ पर कौन सा फीचर सही नहीं है वो हमें ढूंढना था, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। सो आशा करती हूँ कि आज के इस सेशन से आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा कि आपके कितने स्कोर बन सकते हैं। बट मैं यही कहूँगी कि आप सीटेट की जो ऑफिशियल आंसर की है उसका वेट करें, क्योंकि उसी बेसिस पे आपकी स्कोरिंग होगी। मैंने ये आज का सेशन इसलिए करवाया क्योंकि मैंने देखा था कि बहुत से ही जो लर्नर्स हैं मेरे चैनल पे वो सर्च कर रहे हैं कि आंसर की फॉर 7 जुलाई एग्ज़ाम, तो मैंने इसको सॉल्व करके आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपको मेरा कोई भी आंसर
सही नहीं लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपके जो पर्सपेक्टिव है उससे सोच के देखूंगी और फिर आंसर की आने पर तो मैं यहाँ पर पिन भी कर दूंगी कि कौन से क्वेश्चन के जो आंसर है उसमें बदलाव हुए हैं, मतलब मेरा आंसर गलत है एज पर द ओरिजिनल आंसर की। ठीक है, तो इसी के साथ मेरा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, मेरे चैनल सनीताज अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखें ताकि आपको मेरे चैनल पर जो वीडियोस डलते हैं उसकी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे और आप कोई भी वीडियोस मिस ना करें। सो ऐसे ही सेशन के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर।